नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस अकेडमी पर। आज चर्चा होने वाली है दोस्तों पाकिस्तान की, पार्टिकुलरली पॉलिटिक्स के मामले में। और एक बात ये भी है कि इसी बहाने जो इम्यूनिटी, पार्टिकुलरली हमारी राजनीति का, पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट है, वो थोड़ा-सा हमारा रिवाइज़ हो जाएगा यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य से या फिर अन्य एग्ज़ाम के हिसाब से। अब ये जो टॉपिक रहा है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को और वहाँ के आर्मी चीफ को। इम्यूनिटी देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। किसको झटका दे दिया है? आम नागरिक को और सुप्रीम कोर्ट को। मैं कोई अपराध करता हूँ, चाहे जो भी करूँ, मेरे खिलाफ में आप केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। मेरे खिलाफ में केस नहीं चलेगा। ये कहलाएगा मुझे इम्यूनिटी दे दी गई है, मतलब मुझे छूट दे दी है सरकार ने। मैं कुछ भी करूँ, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे वो चीज़ गलत हो, चाहे वो सही। बहुत सारे क्रिटिक्स लोगों का कहना है कि इससे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पर चेक्स एंड बैलेंस की जो व्यवस्था है, जैसे हम सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और सरकार यदि गलत करती है तो उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ब्रेक हो गई है। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं यदि आर्मी चीफ कोई गलत कदम उठाता है, कोई गलत डिसीजन ले लेता है, ठीक है। इस प्रकार से इनको यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है। ये जो अमेंडमेंट है वो 27वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ में पास भी हो गया है। अब यहाँ से तो एक बात ये निकल कर के सामने आती है कि यहाँ की सरकार और यहाँ की जो मिलिट्री है, दोनों एक ही चीज़ सोचते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं। इसलिए ये चीज़ हो चुकी है। इसमें 2 बड़ी बातें करी जाती हैं। पहली बात ये है कि एक नया रोल बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। जैसे भारत में सीडीएस की पोस्ट है, हमारी तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक एक विंग हमारा काम कर रहा है, दूसरे का पता ही नहीं है। वो कह रहा है हमको तो जानकारी ही नहीं थी वो क्या-क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो तीनों में कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब तीनों का हम एक मुखिया बना देंगे। जैसे हमारे देश में सीडीएस की पोस्ट है, तो अभी आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में सीडीएस के पद पर कौन हैं, कौन बैठे हुए हैं अभी इंडिया में। ठीक इसी प्रकार की जो व्यवस्था है अब सॉरी पाकिस्तान में भी हमको देखने को मिली है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया पोस्ट बनाया गया है जिसके अंतर्गत मिलिट्री पावर को एक जगह जोड़ दिया गया है, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। एक नई कोर्ट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखेगी। इससे मिलिट्री की जो पावर है और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाती, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कि जनता का कोर्ट है, वो कोई मतलब का नहीं। तो एक देश में 2 कोर्ट की व्यवस्था करना, आप समझ सकते हैं कितना गलत हो सकता है। अब आगे बात करी जाती है कि ये जो संशोधन हुआ है, इससे आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्हें इंडिया पाकिस्तान क्लैश के बाद फील्ड मार्शल बना दिया गया था, उनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों पर कमांड मिल गया है। इसके साथ ही वो और दूसरे टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यानी उनके खिलाफ लाइफ टाइम कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। इससे क्या है, कश्मीर में बॉर्डर में जो कहना चाहिए क्लैशेस चलते रहता है इंडिया और पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनका,
वो जो घटनाएं हैं वो कम नहीं होने वाली, क्योंकि अब आर्मी अपने हिसाब से जो चाहे वो कदम वहाँ की उठाते रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने बोल दिया था आर्मी वालों को कि आपको जो करना है, जैसे करना है, जब करना है करो। ठीक इसी प्रकार से अब पाकिस्तान में भी ये व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। अगर कोई भी ऑफिसर, जैसे कि फील्ड मार्शल है आर्मी का, मार्शल ऑफ एयर फोर्स है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, नेवी का कोई अधिकारी है, ठीक है, तो वो हमेशा उसी रैंक में रहेगा, मतलब रिटायरमेंट नहीं हटेगी, उसे लाइफ टाइम प्रिविलेजेस मिलेंगे, यूनिफॉर्म जारी रहेगी, और सबसे बड़ा क्रिमिनल इम्यूनिटी फॉर लाइफ। दिक्कत ये हो जाती है कि भाई 60 के बाद आदमी की सोचने समझने और काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, लेकिन कोई भी अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता है। तो शायद इसी चीज को लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे कितनी सारी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हो जाती है क्रिमिनल इम्यूनिटी की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो आर्मी का व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो, गलत काम यदि किया है तो वो गलत ही काम किया है। अब पहले जो है लाइफ टाइम इम्यूनिटी सिर्फ हेड ऑफ स्टेट के पास रहती थी, मतलब प्रेसिडेंट को मिलती थी, लेकिन अब मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स को भी वो सुविधा मिल गई है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और राष्ट्रपति को भी ये इम्यूनिटी क्यों दी दी जाती है? भाई हम इसलिए दिए हैं क्योंकि वो अपने मन से कोई काम नहीं करता है। सरकार बोलेगी यहाँ साइन करो, सरकार साइन करेगा। सरकार बोलेगी कि आप दूसरे देश जा रहे हो, भाषण दोगे, तो एक काम करते हैं, हम बना देते हैं आपके लिए, ये फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट में भाषण देना। जब भी आप राष्ट्रपति का भाषण सुनेंगे, भले ही हमारी जो राष्ट्रपति हैं एसटी समुदाय से आती हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको एसटी कम्युनिटी की बात रखनी चाहिए था, डेवलपमेंट के ऊपर बात रखनी चाहिए था, जो कुछ भी करनी चाहिए थे वो नहीं कर पा रही हैं। वहीं यदि वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहती तो शायद बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो वर्ड मुंह से निकल रहे हैं वो वर्ड्स भी सरकार के ही हैं, बस खाली उनको पुतला बना दिया जाता है, इसलिए उनके ऊपर केस नहीं होता है। अब इस्लामाबाद बेस्ड जो लॉयर हैं ओसामा मलिक का कहना है कि ये जो संशोधन हुआ है पाकिस्तान को और भी ज़्यादा अथॉरिटेरियन, मतलब तानाशाही जैसा बना देगा। उनका कहना है कि सिविलियन गवर्नमेंट का मिलिट्री पर ओवरसाइट खत्म हो जाएगा, और मिलिट्री हायरार्की भी टूट जाएगी, क्योंकि सभी सर्विस चीफ पहले बराबर होते थे, अब एक टॉप कमांड बन गया है। अब यहाँ पर एक चीज हमको और भी ये समझना है कि पाकिस्तान जो कंट्री है उसके पास में भी परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर पावर से लैस है पाकिस्तान। ऐसे देश में सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री पावर के बीच में हमेशा टेंशन रहता है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान में वहाँ की जो मिलिट्री है हमेशा हावी रही है। और यदि इस प्रकार से अमेंडमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाएगी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, अगर वो बाद में कोई दूसरा पब्लिक ऑफिस पकड़ लेते हैं तो इम्यूनिटी लागू नहीं होगी। एक बात यहाँ पर यह है। दूसरी बात यह है कि जरदारी पर पहले से कई सारे करप्शन एंड ग्राफ्ट केसेस चल रहे हैं जिनकी सुनवाई रुकी हुई थी। इसी के बीच उन्होंने खुद ही इस बिल पर साइन करके इसको कानून बना दिया है, मतलब ये अमेंडमेंट उनके बेनिफिट में हो गया है। अपोजिशन पार्टी खास करके पीटीआई ने संसद में ये बोला था कि सबसे पहली बात तो यह है, इतना ज्यादा विरोध हुआ है कि उसकी कॉपी फाड़ दी गई थी। इस अमेंडमेंट में एक खतरनाक बात यह बताई जाती है कि अब कोई भी कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता है, जबकि ये तो इंडिया में एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई कोर्ट हमेशा से ही अपनी जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखेगा।
सबसे ऊपर होता है कानून किसी भी देश का। यदि कानून की ही बात कोई सुनेगा नहीं तो इसका मतलब ये है फिर वहां पर किसका शासन हो गया है? तानाशाही का शासन चल रहा है। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी बनाई गई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट की पावर ले लेगी। पेंडिंग पिटीशंस भी सुप्रीम कोर्ट से हटा करके इस नई कोर्ट को दे दिए जाएंगे। मतलब ये जो कोड भी आप बना रहे हैं इसका मतलब तो यही हो गया है कि आप अपने हिसाब से कोड बना दिए। वहां पर हो सकता है कि जो जज भी बैठे वो भी आपके हिसाब से ही काम करे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो धीरे धीरे करके अदर जो कंट्रीज में हम देखे हैं तख्ता पलट जैसी घटना, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वही जो व्यवस्था है धीरे धीरे पाकिस्तान में भी हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकती है। एक और क्लास इसमें जोड़ा गया जिसमें बताया जाता है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशन पर हाई कोर्ट जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बताओ, हो सकता है कोई जजमेंट पसंद नहीं आया, हट से ट्रांसफर कर दिए जज का। आलोचक कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करके विरोध करने वाले जज को साइडलाइन कर दोगे आप, मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा होगा। आगे बोला जा रहा है कि पीटीआई स्पोक्स पर्सन जो जुल्फिकार बुखारी हैं उनका कहना है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट जुडिशरी और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। यहाँ के जो आलोचक हैं उनका कहना है कि प्रेसिडेंट को आपने लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है, मिलिट्री पावर का एक ऑफिस में आपने कंसंट्रेशन कर दिए हैं। इससे पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो तानाशाही शासन व्यवस्था में चला जाएगा। सबसे पहले तो ये जो बिल है सीनेट में पास हुआ, ठीक है, निम्न सदन जैसे हमारे यहाँ पर होता है, उसके बाद उच्च सदन में भेजा जाता है। इसको फिर नेशनल असेंबली में भेजा जाता है जहां पर कुछ चेंजेस करके इसको दोबारा पास कर दिया गया था। फिर ये वापस सीनेट आया और वहां भी इसे फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ या फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है मिलिट्री की बात मानता है। 64 मेंबर ने बिल के पक्ष में वोट दिया था और 4 ने मात्र विरोध किया था, इसलिए आसानी से ये विधेयक पास हो गया। एक चीज जो हमको यहाँ पर समझना है जो हमारे काम का है वो इम्यूनिटी वाला टॉपिक ही है। अब इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही है तो इम्यूनिटी के बारे में बेसिक जानकारी देखने से हमारा जो पॉलिटिक्स वाला हिस्सा है वो कवर हो जाएगा। इंडियन परिप्रेक्ष्य में ये माना जाता है कि सारी की सारी जो पावर है हमारे देश की वो प्रधानमंत्री के पास में है। इसलिए राष्ट्रपति जो भी कदम उठाते हैं, जो भी करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हिसाब से ही कोई भी काम करते, चाहे वो सिग्नेचर करना हो, चाहे वो स्पीच देना हो, चाहे वो कोई बिल को पारित करना हो। इसलिए हमारे देश में इम्यूनिटी की व्यवस्था है राष्ट्रपति और गवर्नर। पूरे देश में राष्ट्रपति है और स्टेट में होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल भी जो है एक प्रकार से देखा जाए केंद्र सरकार के ही एजेंट होते हैं, जो कि केंद्र स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है उसको देखते हैं कि वो संविधान के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। संविधान में जो हमारे लिए व्यवस्था करी गई है वो आर्टिकल 361 एक है। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, वो आर्टिकल 361 में बताया जाता है। आर्टिकल 361 वन की बात करें, इसमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपने ऑफिशियल काम जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंडर में कर रहे हैं, इसके लिए कोर्ट के ऊपर कोर्ट में केस नहीं चलेगा। मतलब उन्होंने कोई डिसीजन अपने पद की पावर का यूज करते हुए लिया, कोर्ट उन्हें बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकती, कोर्ट उनकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें दोस्तों तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 361 की व्यवस्था है जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए इम्यूनिटी की व्यवस्था करता है।
आर्टिकल 361 एक की बात करें, जिसमें बताया जाता है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, जो भी काम कर रहे हैं ऑफिशियल, वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर के हिसाब से ही कर रहे हैं। इसलिए ये दो जो पोस्ट है वो कोर्ट के सामने जवाबदेह नहीं रहती है। मतलब उन्होंने कोई डिसीजन अपने पद की पावर का यूज करते हुए लिया है तो कोर्ट उनको बुला करके पूछताछ नहीं कर सकती है। कोर्ट उनकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर भी नहीं करेगी। लेकिन कुछ बात यहाँ पर ऐसी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी गई है। इनके लिए भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो संविधान है, वो कहता है कि ये भी कानून के बाहर नहीं है। गलत काम यदि करेंगे तो इनके लिए भी सजा का प्रावधान रहेगा। अब बात करते हैं कि कंडक्ट रिव्यू अलाउड इन केस ऑफ इम्पीचमेंट। इनके लिए है व्यवस्था इम्पीचमेंट की। अगर उनके ऊपर आर्टिकल 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट का आरोप लगता है तो पार्लियामेंट किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर इन्वेस्टिगेशन बॉडी को उनके काम की जांच करने के लिए अपॉइंट कर सकती है। इसका मतलब ये है कोर्ट नॉर्मली तो केस नहीं चल रहा है कोर्ट में, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में इंक्वायरी उनकी जरूर होगी। अब यहाँ पर ये समझना है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है, इम्यूनिटी कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम यूजिंग सेंटर। मतलब मान लो कोई व्यक्ति किसी सरकारी एक्शन से परेशान है, वो सेंटर या फिर स्टेट सरकार के पास केस कर सकता है। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की इम्यूनिटी उसे सरकार पर केस करने से नहीं रोकती है। जैसे कि अगर किसी ऑर्डर से किसी को नुकसान हुआ है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस दर्ज करेगा, भले ही वो ऑर्डर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट ने पारित किया हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 361(2), आर्टिकल 361(2). जब तक प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपने पद पर है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, ना ही नया क्रिमिनल केस शुरू होगा, ना कोई पहले से चला आ रहा केस आगे बढ़ेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब है एफआईआर, चार्जशीट, ट्रायल, समन, कोर्ट अपीयरेंस, सारी चीजें नहीं होंगी इनके खिलाफ में। लेकिन ये इम्यूनिटी जो है टेम्पररी है, सिर्फ उनके पद पर रहने तक। इसके बाद आर्टिकल 361(3) की व्यवस्था है हमारे संविधान में। कोर्ट किसी भी हाल में प्रेसिडेंट या गवर्नर को अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दे सकती है, मतलब जेल नहीं भेजा जा सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 361(4), 361(4). अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर पर सिविल केस करता है, जैसे कि डिफेमेशन का, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का, तो वो तुरंत केस नहीं कर सकता है। कानून का कहना है कि आपको 2 महीना पहले रिटर्न नोटिस भेजना पड़ेगा राष्ट्रपति या राज्यपाल को। नोटिस में क्लियरली आपको बताना है कि आप किस बात पर केस कर रहे हैं। नोटिस मिलने के 2 महीने बाद ही सिविल केस फाइल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया है, यहाँ से ये बात निकलती है, टाइम पीरियड उनको दिया गया है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप की पावर उनको दिया गया।